नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नकमा। 5 की बात में आज बात करेंगे भारत और चीन के रिश्तों की, क्योंकि भारत और चीन के रिश्तों में एक नई उम्मीद नजर आ रही है। और सवाल यह है कि क्या भारत और चीन के रिश्ते वापस पटरी पर लौट रहे हैं। हम ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि G20 समिट के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात हुई और इसके बाद से फिर ये सवाल या ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या भारत और चीन के रिश्ते एक बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुए शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद बाइडेन के साथ तस्वीर सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है कि आपसे मिलकर हमेशा खुशी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ब्राज़ील में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने गए, जहां पर कई विश्व नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मिले हैं। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस तरह हमने अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता देकर ग्लोबल साउथ की आवाज़ मजबूत की है, वैसे ही हम वैश्विक शासन की संस्थाओं में सुधार करेंगे। G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कई वैश्विक नेताओं से मिले हैं, लेकिन सबकी नज़र इस दौरान भारत चीन के बदलते समीकरणों की संभावना पर है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस पर ये रिपोर्ट कि जब भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्ष मिले थे कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, उसके बाद से अब पहली बार एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात हुई है। और ये सवाल एक बार फिर से खड़ा हो गया है, क्या रिश्ते बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। कजान के ब्रिक्स सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात ने भारत और चीन के रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की शुरुआत की और अब इसके कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग फिर ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हैं। सभी विश्व नेता यहां G20 सम्मेलन के लिए जुटे हैं। मंगलवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात ने भारत चीन के संबंधों के सुधार में बात थोड़ी और आगे बढ़ाई है। दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने के रोड मैप पर चर्चा की। First of all, let me say it's very good to meet on the sidelines of the G20. We saw each other recently on the sidelines of the BRICS, as you noted. And our contribution to both platforms was notable in shaping the eventual outcomes. But it was a reminder to us of the importance of our two countries in international politics. It was also, Excellency, and equally significant testimony of why our bilateral relations are so important. In Kazan, our leaders reached a consensus on taking next steps on our relationship, bearing in mind the understanding of 21 October. I'm glad to note that on the ground, the implementation of that understanding has proceeded as planned. चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस मीटिंग के बाद लिखा, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान कहा, भारत और चीन को पत्रकारों की आवाजाही से लेकर सीधी उड़ानें शुरू करने और वीजा संबंधी प्रक्रिया को आसान बनाने पर काम करना चाहिए। G20 सम्मेलन के पहले चीन ने एक बयान में कहा था कि चीन प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुए समझौते पर काम आगे करने को तैयार है। ये प्रोग्रेस सालों की बातचीत के बाद हासिल हुआ है। याद करें कि 2020 में गलवान घाटी में हुए हिंसक टकराव के बाद भारत चीन रिश्ते अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे। 4 सालों से संबंधों पर जमी बर्फ तब पिघली जब रूस के कजान में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बातचीत के पहले दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर पेट्रोलिंग को लेकर एक अहम समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों सेनाएं फिर से 2020 जून के पहले की स्थिति पर लौटी और उन इलाकों में पेट्रोलिंग शुरू की गई। दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात के बाद सेनाओं ने डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी की। दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग, काराकोरम पास, दौलत बेग ओल्डी, कोंगला और चूशल मोल्डो से लगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर
दोनों देशों के अफसरों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और दिवाली की बधाई दी थी। पूर्वी लद्दाख के ऐसे 5 इलाके हैं जिन्हें फ्रिक्शन पॉइंट कहा जाता है। इनमें है घोगरा, हॉट स्प्रिंग, पैंगोंग सो, डेप्सांग और डेमचौक। अब चीन की तरफ से संबंधों को सुधारने पर जोर है। वैसे चीन का पहले भी ये मानना रहा है कि सीमा विवाद से बाकी संबंधों पर असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन भारत का जोर रहा है कि बिना सीमा विवाद सुलझाए दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं। भारत की प्राथमिकता है कि सीमा पर शांति रहेगी, तभी संबंधों में गर्मजोशी आएगी। अब देखना है कि इस बार बात आगे बढ़ी है तो कहां तक जाएगी। दिल्ली से नगमा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त कूटनीतिक मामलों के जानकार ब्रह्मचलानी मौजूद हैं और जेएनयू में प्रोफेसर हैं स्वर्ण सिंह। हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह भी जुड़ गए हैं। जो ये हाई लेवल मीटिंग हुई है ब्रह्मा, इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात काजान में हुई थी, उसके बाद ये एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग है डिसएंगेजमेंट के बाद। और इससे ही ये सवाल है कि अब जो ये बातचीत शुरू हुई है, रुख में दोनों तरफ से या चीन की तरफ से ज़्यादा एक बदलाव नज़र आ रहा है, तो ये बात अब आगे कहाँ तक जाएगी? जो कुछ हुआ है अभी अच्छी बात है, क्योंकि बॉर्डर में जो टेंशन्स थे वो काफ़ी हाई पॉइंट तक पहुंच गए थे और उनको रिड्यूस करना आवश्यक हो गया था दोनों देशों के लिए। मगर अभी तो ये सिर्फ पहला कदम ही हुआ है। सिक्किम तिब्बत बॉर्डर पर एक स्टैंड ऑफ है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर भी एक ने 2 या 3 स्टैंड ऑफ्स हैं, उनको भी ख़त्म करना चाहिए। तो इस समय जो डिसएंगेजमेंट हुआ है ईस्टर्न लद्दाख में, उसके बाद डी एस्केलेशन होना चाहिए, डी इंडक्शन ऑफ ट्रूप्स, मैंने जो ट्रूप्स आगे डिप्लॉय हुए हैं, फॉरवर्ड डिप्लॉय हुए हैं, उनको पीछे हटाना पड़ेगा। ये लंबा प्रोसेस चलेगा। तो इस प्रोसेस को हम वी शुड नॉट फॉरगेट, क्योंकि जो कुछ हुआ है, इवन दो इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स ओनली अ फर्स्ट स्टेप। और जो आने वाले महीने हैं उसमें क्या होगा, क्योंकि ये मिलिट्री टेंशन्स तब खत्म होंगे जब डी इंडक्शन होगा ट्रूप्स का, वो पीछे हट जाएंगे। और जो प्री 2020 पोजीशंस थी दोनों आर्मीज की, उस पोजीशंस तक वो वापस जाते हैं, तो फिर ये मिलिट्री टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगे। नहीं तो ये जिस तरह से ये पूरा मिलिट्री लैंडस्केप बदल दिया है चीन ने, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, अंडरग्राउंड स्टोरेज साइट्स एम्यूनिशन के लिए, और अंडरग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल पोजीशन बनाए हैं चीन ने। उससे क्या है कि जो हिमालयन मिलिट्री रियलिटीज़ हैं वो फंडामेंटली चेंज हो चुकी हैं। तो उन अब ये सिचुएशन स्टेटस को एंटी तक कैसे जाएगी, ये चैलेंज है दोनों देशों के लिए, स्पेशली भारत के लिए, क्योंकि चीन मेरे ख्याल से पीछे हटेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से उसने परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। उसके अलावा ईस्टर्न लद्दाख में 3 जगह बफर जोन्स बनाए गए हैं पहले। बफर जोन्स का मतलब है कि स्टेटस को एंटे वापस नहीं आएगा, क्योंकि बफर जोन्स लार्जली भारत की टेरिटरी पर हैं। तो ये सारी रियलिटीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आप इन तमाम रियलिटीज़ को देखते हुए कितने होपफुल हैं इस बार चीन की तरफ से? जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जो अप्रोच वहाँ से जो उनका रवैया लग रहा है, क्या उसमें कोई बदलाव दिखता है? इन्होंने इस G20 बैठक के पहले ये भी कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई काजान में और जो वहाँ पर अग्रीमेंट हुआ, उसको हम आगे ले जाने या उसको एक तरह से कहें तो उसे पूरा करने, फुलफिल करने के लिए तत्पर हैं। चीन की तरफ से एक ऐसा बयान भी आया था। आज भी ग्लोबल टाइम्स में फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात के बाद में जो लिखा गया, उसमें ये कहा गया है कि वीज़ा ईज़ की बात है, जर्नलिस्ट के आने जाने की बात है, डायरेक्ट फ़्लाइट्स की बात है। तो चीन की तरफ से एक तत्परता दिखती है इस बार रिश्ते सुधारने में। जैसा आपने शुरू में कहा इस कार्यक्रम के कि चीन का रवैया हमेशा से रहा है कि किसी भी एक मुद्दे को ये तय नहीं करने देना चाहिए कि पूरे संबंध आपस में कैसे रहेंगे दो देशों के। तो उसी नजरिए के चलते आज चीन ये कह रहा है कि सीमा में तो तनाव को कम करने की शुरुआत हो चुकी है,
इसलिए हमें केवल यहाँ तक इंतजार नहीं करना चाहिए, जैसे ब्रह्मचलानी कह रहे हैं कि पहले डी-एस्केलेशन होगा और बहुत सी चीजें अलग-अलग जगह पर होने वाली हैं सीमा पर। और भारत की तरफ से ये बड़ा तवज्जो दी जाएगी कि पेट्रोलिंग को लेकर, क्योंकि बार-बार चिंता होती है, क्योंकि वो जो इन्ग्रेशंस का संख्या है वो बहुत बढ़ चुका है। तो पेट्रोलिंग कौन कहाँ कैसे करेगा, इस पर भी तालमेल बनाना पड़ेगा और वो सब चीजें करनी पड़ेंगी जो ब्रह्मचलानी अभी कह रहे थे। पर चीन की ये कोशिश है कि उसके साथ-साथ हम इंतज़ार ना करें उन चीज़ों के खत्म होने का, पर उसके साथ-साथ न भारत और चीन के 5 शहर जैसे पहले सीधा उड़ान से जुड़े हुए थे हवाई जहाज से, और कुछ जो उनको दिक्कतें हैं वीज़ा लेने की भारत में, या भारत के जो जर्नलिस्ट वहाँ कम हैं और उसके साथ-साथ चीन के जर्नलिस्ट भी भारत में नहीं हैं अब। तो वो चीन का ये एक तरह से कोशिश है कि जैसे ही सीमा पर तनाव कम करने की शुरुआत हुई है, क्या हम बाकी क्षेत्रों में भी चीज़ों को सुलझाने की कोशिश शुरू कर सकते हैं या नहीं? मुझे लगता है भारत का उस पर रवैया थोड़ा-सा ये अंकुश में रहेगा। वो नहीं चाहेगा कि सभी चीज़ों में हम शुरुआत कर दें। भारत चाहेगा कि पहले सीमा पर जो लगातार, जैसे ब्रह्मा कह रहे थे, जी। कि स्थायी और अस्थायी बहुत से ढांचे बनाए जा चुके हैं, उनको हटाना होगा और पूरा तनाव जो है वो हटाना होगा कि किस तरह से जो एस्केलेशन बार-बार जल्दी से हो जाता है, हुँ। पेट्रोलिंग में तनाव बन जाता है। तो इससे पहले भी विदेश मंत्री कह चुके हैं कि एक नया अध्याय शुरू करना होगा सीबीएम्स का, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का। तो वो सब चीज़ें भारत का ध्यान वहाँ पर सीमा को लेकर ज़्यादा है, जबकि चीन का ध्यान ये है कि क्या हम अब सीमा पर शुरुआत होने से बाकी सब चीज़ों पर भी काम शुरू कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि रवैया अलग है और अलग रहेगा आने वाले समय में। और इस वक्त आपको क्या लग रहा है ब्रह्मा कि चीन में के रुख में ये बदलाव जो है वो क्यों है? भारत की ज़रूरत उसे कितनी है? दो बातें हैं। पहले तो नगमा ये भूलना नहीं चाहिए कि ये क्राइसिस हुआ क्यों? जी। ये क्राइसिस हुआ क्योंकि चीन ने इंडियन टेरिटरीज पर जी। इंक्रोचमेंट्स किए छुपे-छुपे। एक जगह अ, नहीं, कई जगह पर जो की जी। बॉर्डर लाइन्स हैं भारत ब्रह्मा, के। मैं आपको एक सेकंड के लिए बीच में रोक रही हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर लेना चाहूंगी, पर एक ब्रेकिंग न्यूज है ये कि रूस ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया है। रूस लगातार ये बात कर रहा था पहले न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है रूस। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि रूस ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर दिया है। अभी यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों की इजाज़त अमेरिका की तरफ से, बाइडेन प्रशासन की तरफ से मिली है और इसे देखते हुए अब रूस ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया है और अभी आशंका है कि न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है रूस। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को ये इजाज़त दी है कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो यूक्रेन के पास हैं, अमेरिकी मिसाइल्स, उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये इस वक्त एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें बदलाव हुआ है। ब्रह्मा चलानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज़ पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव रूस की तरफ से कितना घातक साबित हो सकता है ब्रह्मा? सिग्निफिकेंट है कि ये आज इसका अनाउंसमेंट हुआ है रूस की तरफ से, और ये जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन के जो नया जो एलिमेंट है इस डॉक्ट्रिन में ये है कि अगर रूस पर कोई कन्वेंशनल अटैक हो, नॉन न्यूक्लियर अटैक हो, मगर उस अटैक के पीछे एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हो, जैसे यूक्रेन एक मिसाइल फायर करता है रूस के तरफ, मगर उसके पीछे अमेरिका है, तो उस स्थिति में जी, मैं एक मिनट के लिए वापस लौटूंगी आपके पास में। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमें ये जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं उमा शंकर के पास। यूक्रेन रूस युद्ध के 1000 दिन पूरे होने के साथ ही ये एक और खतरनाक दिशा की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने रूस के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव पर दस्तखत कर दिया है। मंगलवार को जारी रूस की न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर नई नीति ये कहती है कि अगर रूस पर किसी नॉन न्यूक्लियर देश ने हमला किया जिसमें उसे किसी न्यूक्लियर देश का साथ मिला, तो इसे दोनों देशों का रूस पर साझा हमला माना जाएगा और ऐसी सूरत में
रूस पहले न्यूक्लियर हमला न करने की नीति पर, जो उसकी नीति रही है, उस पर चलने से पीछे हट सकता है, यानी कि पहले परमाणु हमला भी कर सकता है। क्रेमलिन के जो प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उनका कहना है कि रूस पर पारंपरिक हथियारों से हमले की सूरत में भी मॉस्को जो है वो परमाणु हथियार के साथ जवाबी कार्रवाई के अपने अधिकार को सुरक्षित रखेगा। तो एक तरह से सीधे तौर पर रूस ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में रूस के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ये बदलाव जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस फैसले के 2 दिन बाद आया है, जिसमें जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ लंबी दूरी के मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी जो है वो दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंबे समय से इसकी मांग करते रहे थे और अब अमेरिकी इजाज़त मिल जाने के बाद यूक्रेन को खासतौर पे कुर्स्क के इलाके में लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की जो इजाज़त है वो मिल गई है। और ये जो कुर्स्क का इलाका है जहाँ की यूक्रेन की सेना जमी हुई है, उसने एक अच्छे खासे इलाके को अपने कब्जे में रखा हुआ है और रूस की तरफ से भी भारी डिप्लॉयमेंट है और रूस की तरफ से लड़ने के लिए नॉर्थ कोरियाई सैनिक भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को ये बात जो है नागवार गुजरी। अब अमेरिकी इजाज़त के बाद रूस ने उकसावे वाला कदम उसे बताया और अपनी न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की नीति को अपडेट कर दिया है और इसके ज़रिए अमेरिका और पश्चिमी देशों को दबाव में रखने की या दबाव में लेने की कोशिश की है। पुतिन पहले इस बात की धमकी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका या पश्चिमी देशों के मिसाइलों के ज़रिए यूक्रेन ने रूस पर हमला किया तो माना जाएगा कि नेटो ने रूस के खिलाफ जंग छेड़ी है और उसी हिसाब से वो अपने कदम उठाएगा। अब जबकि यूक्रेन अमेरिकी मिसाइलों से रूस पर हमला करने को स्वतंत्र है, तो फिर रूस ने भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे दी है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं उमा शंकर सिंह कि रूस ने अपनी न्यूक्लियर नीति में बदलाव किया है और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि पहले भी परमाणु हमला कर सकता है रूस। ब्रह्मा चलानी हमारे साथ हैं, इस ब्रेकिंग न्यूज़ पर बने हुए हैं। ब्रह्मा, आपकी प्रतिक्रिया में जानना चाहूंगी कि इस वक्त किस तरह का दबाव डालने की कोशिश कर रहा है रूस यूरोपियन देशों पे और अमेरिका पे, और अमेरिका ने जिस लॉन्ग रेंज मिसाइल की इजाज़त दी उसके बाद ये प्रतिक्रिया रूस की तरफ से आई है। ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए अमेरिका ने परमिशन दिया है यूक्रेन को, ये मिसाइल्स अमेरिकन नेविगेशनल डेटा और सैटेलाइट रिकॉनेजेंस डेटा पर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब है कि टारगेटिंग के पीछे अमेरिका का कंट्रोल होगा। अमेरिका डिसाइड करेगा कि कौन से टारगेट्स रशिया में यूक्रेन स्ट्राइक कर सकता है। तो पुतिन का कहना है कि इसका मतलब कि अमेरिका और नेटो इस युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए हैं। तो उनकी धमकी है ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज करके, मगर ये पहले बार ही नहीं है कि जब पुतिन का रेड लाइन अमेरिका ने क्रॉस कर दिया है। ये लेटेस्ट एक्शन है। मैं पहले भी जैसे मेन बैटल टैंक सप्लाई किए बाइडेन ने यूक्रेन को, उसके बाद फिर F-16 फाइटर जेट सप्लाई किए, और जब भी रेड लाइंस पुतिन के अमेरिका ने क्रॉस किए उसके जवाब में पुतिन ने कुछ नहीं किया। तो अब ये अमेरिका की कोशिश है कि क्या वो ये पुतिन का ब्लफ है कि वो धमकी दे रहे हैं। पहले भी धमकी दी थी कई सारी, क्या अभी भी धमकी सिर्फ धमकी पर रोकेंगे या धमकी को तो इस वक्त धमकी के आगे जाएंगे? जी, इस वक्त ये सवाल बना हुआ है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस बार लग रहा है कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में जो बदलाव किया गया है, इस बार धमकी के आगे भी जा सकता है रूस, और इस इलाके में तनाव 1000 दिन पूरे होने के बाद युद्ध के और भी ज्यादा बढ़ा हुआ है। मुझे लगता है कि ये समय केवल 7 सप्ताह का जो है कार्यकाल बचा है राष्ट्रपति बाइडेन का, और उसके बाद क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये सहायता बंद करने वाले हैं, उसको लेकर रशिया को भी और यूक्रेन को दोनों को लग रहा है कि शायद युद्ध विराम हो सकता है आने वाले 2 महीनों में। और किस जगह पर कितनी भूमि किसके पास होगी जब युद्ध विराम होगा, उसको लेकर मुझे लगा लगातार ये तनाव और होड़ बनी हुई है कि दोनों तरफ से अपनी चीजों को कंसोलिडेट करने की बात कर रहे हैं। और यूक्रेन की कोशिश है कि कुर्स्क रीजन, जो केवल एक ही क्षेत्र है जहां यूक्रेन ने रशिया के अंदर जाकर जमीन को अपने कंट्रोल में लिया है, वो उसको बचाकर रखना चाहता है। पर मुझे लगता है यहाँ तक ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव की बात है,
वो बात पुतिन 1 साल से कह रहे हैं, पिछले महीने उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में फिर से बात दोहराई थी। अब ये लिखकर उन्होंने कानून में बदलाव किया है। पर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का केवल मुझे लगता है इशारा होना चाहिए, इशारा होता है दूसरे कंट्री के लिए, और खासकर इस वक़्त जब एक तरह से नए राष्ट्रपति आने वाले हैं, जिनका रुझान प्रेज़िडेंट पुतिन के साथ बिल्कुल अलग है। प्रेज़िडेंट उनको कांग्रेचुलेट कर चुके हैं, उनको रियल मैन होने का एक तरह से प्रशंसा कर चुके हैं। जी। तो ये केवल इशारा हो सकता है, मुझे लगता नहीं कि इससे परमाणु युद्ध होने की शुरुआत समझा जाना चाहिए। तो अभी ये एक तरह से दोनों देश एक दूसरे को एक इशारा कर रहे हैं। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने इजाज़त दी लॉन्ग रेंज मिसाइल की, उसके बाद भी वहाँ पर ट्रंप प्रशासन से जुड़े लोग और ट्रंप जूनियर ने भी ये प्रतिक्रिया दी है कि बाइडेन पे आरोप लगाया है कि वो युद्ध को और ज़्यादा भड़का रहे हैं। ये वहाँ पर पहले ही कहा गया है। लेकिन ब्रह्मा, कितना ज़्यादा आपको लगता है कि ट्रंप प्रशासन में ये गुंजाइश होगी, क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि वो कुछ अलग स्टैंड ले पाएंगे? क्योंकि दरअसल जो पॉलिसीज़ हैं उन पर अमेरिकी डीप स्टेट काफ़ी हावी होती है, तो उसमें भी एक हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश में है ट्रंप पूरी ब्यूरोक्रेसी में। तो क्या बदलेगा ट्रंप के आने पर? पहली बात ये कहना कि जो बाइडेन ने ये डिसीजन लिया है, वो जो बाइडेन उसमें कहाँ पर हैं? वो तो घूम रहे हैं, साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में हैं, अमेज़न फॉरेस्ट में गए थे अपनी बेटी के साथ और ग्रैंड डॉटर के साथ। तो ये डिसीजन के पीछे डीप स्टेट था। डीप स्टेट ने कोशिश की है कि जो ट्रंप का जो प्लान है, युद्ध खत्म करने का प्लान, जी। उसको अंडरकट करने की कोशिश की गई है। मगर इससे क्या है कि जो एक्सीडेंटल फ्लेयर अप हो सकता है, जी। क्योंकि अगर यूक्रेन कोई टारगेट को अटैक करता है रूस के अंदर जी। और उसके रिस्पांस पर रशिया कुछ करता है, तो इससे क्या है कि एस्केलेशन हो सकता है, जी। एक्सीडेंटल बिल्कुल एस्केलेशन। बिल्कुल तो रिस्क हमें रिस्क तो है, बिल्कुल और रिस्क आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं एक्सीडेंटल एस्केलेशन भी हो सकता है, रिस्क आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रह्मा चलानी और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो इस वक्त बड़ी खबरें हैं। एक तो हमने आपको बताया कि रूस ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया है। दूसरी, भारत चीन की एक खबर आ रही है इस वक्त में। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि भारत चीन के बीच में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने की बात है। हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि विदेश मंत्रियों की जो मुलाकात हुई है G20 शिखर सम्मेलन के दौरान, वो भी रिश्तों को आगे बढ़ाने और बेहतर करने की तरफ एक कदम है। और ये सवाल है कि अब बात आगे और कहां जाएगी। इस बीच ये बड़ी खबर आई है, एक पॉजिटिव खबर, कि भारत और चीन में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच ये बातचीत हुई है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान फिर शुरू करने की भी बात है। नदियों के डेटा साझा करने पर भी बात है। कादम्बिनी हमारे साथ जुड़ रही है, मेरी सहयोगी। कादम्बिनी, इसके डिटेल्स क्या हैं? किस किस तरह की बातचीत हुई है दोनों विदेश मंत्रियों के बीच? वहाँ पर G20 के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच और वांग यी, जो कि वहाँ के विदेश मंत्री हैं चीन के, उनके बीच बातचीत हुई। तो डिसएंगेजमेंट के बाद आगे क्या दोनों देशों के रिश्तों को नॉर्मल बनाने के लिए क्या बात हो सकती है, उसके स्टेप्स पर बात हुई। अब इसके बारे में और जो विस्तृत जानकारी आई है, उसके मुताबिक दोनों के बीच जो बात हुई है उसमें भारत की तरफ से ये भी डिस्कस हुआ है, भारत और चीन के बीच, की कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि तीर्थ यात्रा है उसको दोबारा शुरू किया जाए। आपको पता है कि वो फिलहाल बंद है 2020 से। उसके अलावा चीन जो है लगातार ये कहता रहा है कि दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स एक बार फिर से बहाल होना चाहिए। कोविड के वक्त में डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हुई थी, उसके बाद झड़प हुई थी और फिर कोई भी ये फ्लाइट जो है दोबारा रिज्यूम नहीं हुई, दोबारा शुरू नहीं हुई। तो चीन का ये लगातार कहना रहा है, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। जहाँ तक ट्रांस बॉर्डर जो कि सीमा के दोनों तरफ नदियों की बात है, उसके बारे में डेटा शेयर करना ज़रूरी होता है दोनों देशों के लिए, उस पर भी बात हुई है। मीडिया एक्सचेंज की बात हुई है। मीडिया एक्सचेंज इसलिए क्योंकि दोनों के जो रिपोर्टर्स हैं एक दूसरे के देशों में वो पोस्टेड होते हैं, अभी उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य है। तो ये फिलहाल इन सब चीज़ों पर बात हुई है। बाकी ग्लोबल और इंटरनेशनल मुद्दों पर बात हुई है, जिसके बारे में ये भी भारत ने कहा है कि भले ही राय दोनों देशों की कुछ मुद्दों पर अलग हो, लेकिन दोनों देश जो हैं इस क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंस है वो समझते हैं एक दूसरे का, और मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए कमिटेड हैं। ये विदेश मंत्री ने कहा है कि चाहे
है, इंक्लूडिंग अ मल्टीपोलर एशिया, यानी कि वो ये भी उन्होंने ये भी एक साफ संदेश दिया है कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक नेता बनकर वहाँ पर उभरे, बल्कि एक मल्टीपोलर एशिया भी में भी बिलीव करता है भारत, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में भी बिलीव करता है, और लगातार ये स्टैंड भारत का रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इन दोनों देशों के बीच जो चर्चा आज हुई है दोनों विदेश मंत्रियों के बीच, वो सीधी सीधी चीज़ें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा, डायरेक्ट फ्लाइट और नदियों के डेटा के एक्सचेंज के बारे में। जी, धन्यवाद आपका कादम्बनी। हमने कुछ समय पहले ये रिपोर्ट जो दिखाई उसमें भी ये बात बताई थी कि ग्लोबल टाइम्स जो चीनी अखबार है उसने भी ये लिखा है दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत के बाद कि दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की बात की गई है, और इसके अलावा जो जर्नलिस्ट हैं उनके आने जाने की बात की गई है, और वीज़ा प्रक्रिया जो है उसको आसान बनाने की बात भी हुई है दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में। और अब ये खबर आई है कि भारत चीन के बीच में कैलाश मानसरोवर यात्रा भी फिर से शुरू होगी। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त, और ब्रेक के बाद इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम की बात, मगर जारी हैं हमले। क्या अमेरिका के प्रस्ताव से रुक पाएगा ये युद्ध? तो एक तरफ ये खतरा बना हुआ है कि रूस ने जो अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया है वहां पर युद्ध और तेज हो सकती है। दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम की कोशिश और बातचीत तो चल रही है, हमलों का सिलसिला भी लेकिन जारी है। इजराइल ने बैरूत पर हवाई हमला किया है जिसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल के शहरों में कई मिसाइलें चलाई हैं जिनमें एक की मौत और कुछ नुकसान की खबर है। इजराइल का कहना है कि दरअसल हिजबुल्लाह के हमले का उसने जवाब दिया है। हालांकि बैरूत पर उसके हमले कई दिनों से चल रहे हैं। इस बीच अमेरिका फिर एक युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने लेबनान और इजराइल दोनों के साथ ये प्रस्ताव साझा किया है। अमेरिका के विशेष दूत आमोस होचस्टीन बैरूत पहुंचे हैं। होचस्टीन अमेरिकी प्रस्ताव पर लेबनान से बात करेंगे। इस प्रस्ताव पर लेबनान और हिजबुल्लाह के सहमत होने की खबर भी है। अगर बात कामयाब रही तो वो बुधवार को इजराइल जाएंगे। अभी तक इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। सवाल है इस प्रस्ताव में है क्या? इसके कुछ बिंदु मीडिया के सामने आ चुके हैं। दरअसल ये रेजोल्यूशन 1701 को आगे बढ़ाने का मामला है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ये जानकारी दी है कि दोनों पक्षों से इस पर चर्चा हुई है। ये प्रस्ताव रेजोल्यूशन 1701 पर आधारित है जो 2006 में पारित किया गया था। इसके तहत दूसरा लेबनान युद्ध पूरी तरह खत्म करने की बात थी। हिजबुल्लाह से लिटनी नदी के उत्तर में अपनी सेना ले जाने को कहा गया था। नए प्रस्ताव में 60 दिनों का ट्रांजिशन दौर शामिल है। इस दौरान इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से हट जाएगी। लेबनानी सेना सीमा के करीब तैनात होगी। हिजबुल्लाह अपने भारी हथियारों को लिटनी के उत्तर में ले जाएगा। ये माना जा रहा है कि लेबनान और हिजबुल्लाह अगर इस पर सहमत हैं और दोनों की सहमति आई है तो शायद अमेरिका इजराइल पर भी ज़रूरी दबाव डालकर ये युद्ध रुकवा सकता है या ये समझौता मनवा सकता है। लेकिन इसके पहले ऐसी कई कोशिशें नाकाम भी हो चुकी हैं। इसलिए सवाल है कि क्या इस बार ये प्रस्ताव वाकई युद्ध रोक पाएगा। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं, 5 की बात। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फेसबुक और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा पर 213 करोड़ 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना 2021 में व्हाट्सएप की ओर से लागू किए गए प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट से जुड़ा है, जिसे आयोग ने गलत माना है। इसके अलावा सीसीआई ने मेटा को प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार को बंद करने और उनसे दूर रहने का निर्देश दिया है। मेटा और व्हाट्सएप को यह आदेश दिया गया है कि वो प्लेटफॉर्म पर एकत्र किए गए डेटा को अन्य मेटा कंपनियों के साथ 5 साल तक विज्ञापन उद्देश्यों के लिए साझा न करें। इधर मेटा का कहना है कि वो सीसीआई के फैसले से सहमत नहीं है और इसके खिलाफ अपील करेगी। वो यही समझना चाहेंगे कि प्रतिस्पर्धा की जो
माहौल होता है उसके खिलाफ काम किया है मेटा ने, ये कहा गया है जुर्माना लगाते वक्त। कैसे का खिलाफ काम किया है, कौन से ऐसे बिंदु हैं जो मेटा के खिलाफ जाते हैं? अनंत जी, इस पूरे मामले में कंपटीशन कमीशन 3 साल से जांच कर रहा था, 2021 से। और ये मैटर 2014 से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। यूरोपियन यूनियन ने इस मैटर की जांच 2014 से चालू किया था, और जब उन्होंने मेटा ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया था, और 2016 से उन्होंने डेटा शेयरिंग चालू किया था, और यूरोपियन यूनियन ने 110 मिलियन यूरो का पेनल्टी उन पर लगाई है। तो 3 साल की जांच के बाद जो कंपटीशन कमीशन ने फाइन लगाया है, और उसमें मेटा के सारे उन्होंने जो डिफेंसेस हैं उसको उन्होंने किया है। मुख्य बिंदु ये था कि यूरोपियन यूनियन में जो ऑप्शन वहां के यूजर्स को है, क्योंकि वहां पर डेटा प्रोटेक्शन का सख्त कानून GDPR लागू है, जबकि जी। भारत में डेटा प्रोटेक्शन का कानून बन गया है लेकिन रूल्स लागू नहीं हुए हैं। तो मेटा का तर्क ये था कि भारत में यूजर्स को पूरी स्वायत्तता है, लेकिन कंपटीशन कमीशन ने उस तर्क को नहीं माना है। और उसके अनुसार जो उन्होंने 3 बातें बोली हैं, पहली बात उन्होंने बोली है कि आपके ऊपर ये फाइन लगाया जाता है। दूसरी बात उन्होंने उनको निर्देश दिए हैं, और तीसरी बात उनको जो पुराने यूजर्स और नए यूजर्स में सारे लोगों के साथ उनकी जो CCI का ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जी। इसका क्वांटम कितना बड़ा है, इसको एक तरीके से समझिए कि मेटा के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। उनकी 3 कंपनियां हैं। फेसबुक के पास भारत में 58 करोड़ यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम के पास 39 करोड़, और व्हाट्सएप के पास 50 करोड़। तो भारत में उनको CCI का और भारत के कानून को मानना जरूरी है, क्योंकि भारत का बड़ा बाजार उनके लिए महत्वपूर्ण है। जी, यूजर्स का डेटा शेयर कर दिया जाता है, उसके जरिए अरबों रुपए की कमाई की जाती है, और जिम्मेदारी के नाम पर नील बटे सन्नाटा। अब ये जिम्मेदारी की बात भी यहाँ पर फिक्स करनी होगी। ये तय करना होगा कि फेक न्यूज़ ना फैले, ये तय करना होगा कि प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल ना हो, लेकिन ये तय होगा कैसे? अनंत जी, देखिए इसके 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि कंपटीशन कमीशन का आदेश सिर्फ मेटा पे लागू होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश या संसद के कानून सभी पर लागू होते हैं। तो हमें ये देखने की जरूरत है, सरकार को ये देखने की जरूरत है कि जो कंपटीशन कमीशन ने ऑर्डर पास किया है, भारत का जो डिजिटल हमारा जो रूल्स का फ्रेमवर्क है, उसमें इन सारी बातों को क्लियरली रखा जाए। दूसरी बात, अश्विनी वैष्णव जी ने एक बहुत जरूरी बात कही थी, और वो जरूरी बात भारत के पूरे डिजिटल इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने बोला था कि समय आ गया है कि जो सेफ हार्बर की सुविधा दी जा रही है टेक जाइंट्स को, उसको रिव्यू किया जाए। सेफ हार्बर आपके दर्शकों को बताएं कि 25 साल पहले जब टेक कंपनी आई थी, तो उनको ये बोला गया था कि कोई भी ऐप है, कोई भी वेबसाइट है, ये खुद कुछ नहीं करती है, डाकिया है, और डाकिया की कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती, वो चिट्ठी एक जगह से ले जाकर के दूसरी जगह पे ले जाता है। इसलिए पोस्टमैन के नाते उनको सेफ हार्बर की सुविधा दी गई थी, और भारत के IT कानून में सेक्शन 79 में इसका प्रावधान है। लेकिन 25 साल बाद उस डाकिये ने पूरे गांव पर अधिकार कर लिया है, वो डिजिटल उपनिवेश का सबसे बड़ा हथियार बन गया है, जी। और उसकी जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है, उसके ऊपर कानून लागू नहीं हो रहे हैं, और वो सारी अर्थव्यवस्था पर अधिकार करने के बाद टैक्स नहीं दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि भारत एक बहुत बड़े ट्रांजिशन में है कि हम टेक कंपनियों को उनको कैसे कानून के दायरे में लाएं। ये कानून के शासन के लिए जी। जरूरी है, समानता के लिए जरूरी है, और भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी है।